फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ सौरभ शुक्ला। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिस्ट्री का चौथा लेक्चर है। आइए ध्यान से देखते हैं क्या है ये आखिर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो देखिए, सुनिएगा। जब से केमिस्ट्री बनी, जब से केमिस्ट्री में रिसर्च होना स्टार्ट हुए, तो ये हिस्ट्री है, एक तरह से हम लोग कह सकते हैं केमिस्ट्री की हिस्ट्री में ये लॉ एक एक करके आगे कैसे आए और कैसे केमिस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ। हालांकि आज की डेट में ये लॉ रॉन्ग प्रूफ हो चुके हैं, वैलिड नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इन लॉ को पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता चल सके कैसे हम लोगों ने स्टेप वाइज स्टेप आज यहां तक पहुंचे हैं, क्या क्या हम लोगों ने रिसर्च किए, कौन कौन सी रिसर्च करके हम लोग यहां तक पहुंचे। तो आज हमको उन्हीं सारे लॉ को पढ़ना है जो कि केमिकल रिएक्शन जब होती है तो उन लॉ को फॉलो करती है। पहले के साइंटिस्टों ने इस प्रकार से आगे की ओर हमको चलना सिखाया। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में जो पहला लॉ है वो क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या है पहला लॉ? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस लॉ को लेवाइजर ने दिया था। देखिएगा, इट इज गिवन बाय लेवाइजर एंड टेस्टेड बाय लैंडॉल्ट। लेवाइजर को एक्चुअली केमिस्ट्री का फादर भी हम लोग कहते हैं, तो उन्होंने ही इस केमिस्ट्री के पहले लॉ को दिया था। अच्छा, ये केमिस्ट्री का पहला लॉ हमको क्या बताता है? तो इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उस केमिकल रिएक्शन में ना तो मास क्रिएट किया जाता है, ना ही मास को हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब कहने का, मास जो होगा वो कंजर्व रहेगा। इस लॉ का क्या मतलब है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो मास रहेगा, मास इज ऑलवेज कंजर्व। ना तो मास क्रिएट होगा, ना तो मास डिस्ट्रॉयड होगा। तो आइए देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या है इस लॉ का। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द मास इज नॉट क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड in a chemical reaction or a physical reaction, but one form is changed into another form is called as law of mass conservation। क्लियर है इतनी बात? तो आइए देखते हैं कैसे इस लॉ को हम लोग समझे और दूसरी प्रकार से एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं मैं कि अगर हमारे पास मान लीजिए कोई एक रिएक्टेंट ए है और रिएक्टेंट बी है, ये मिलके क्या बना रहे हैं बेटा? सी बना रहे हैं। अगर हमने ए के 10 ग्राम लिए हैं, बी के 10 ग्राम लिए हैं, तब ये सी क्या होगा? सी के 20 ग्राम होंगे। कंडीशन अप्लाई है, लेकिन एक कंडीशन क्या अप्लाई है कि ये रिएक्टेंट जो है ये कंप्लीटली प्रोडक्ट में चेंज हो जाए। ये रिएक्टेंट जो है वो क्या हो? कंप्लीटली प्रोडक्ट में चेंज हो जाए। मतलब कहने का, हमने इनिशियली जितना रिएक्टेंट लिया हो, अब वहां पर कोई भी रिएक्टेंट ना बचा हो, वो पूरा का पूरा रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो चुका हो? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका हो। तो उस कंडीशन में मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो देखिए, यहाँ पे रिएक्टेंट का मास कितना था टोटल? 10 + 10 इक्वल टू 20। यहाँ पे प्रोडक्ट का मास भी कितना हुआ है? 20। तो किस कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ? जिस कंडीशन में रिएक्शन कंप्लीटली खत्म हो गई हो, पूरे रिएक्टेंट क्या हो गए? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए हो। उस कंडीशन में मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ये क्या है? दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो देखिएगा, इफ द रिएक्टेंट इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इन प्रोडक्ट्स, देन द सम ऑफ द मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द मास ऑफ प्रोडक्ट। तो वेरी सिंपल लॉ, इसमें कोई ज्यादा कुछ है नहीं, बस आपको दिमाग में यही रखना है कि रिएक्टेंट का मास इक्वल टू प्रोडक्ट का मास। सिंपल है। आइए देखते हैं इसके क्वेश्चन, कैसे आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज टू होल्ड ट्रू, मतलब कह रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए अगर आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सही मान लो, तब की कंडीशन में आपको बोला गया है देन 20.8 ग्राम ऑफ BaCl2। देखिए, सबसे पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन कि हमारे पास क्या है? BaCl2। BaCl2 कितना? 20.8 ग्राम ऑन रिएक्शन विथ, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? विथ H2SO4। कितना है H2SO4? 9.8 ग्राम।
ओके फ्रेंड्स, उसके बाद क्या करा है, विल प्रोड्यूस 7.3 ग्राम ऑफ HCl। HCl हमको कितना दे रहा है, ये 7.3 ग्राम प्लस BaSO4 पूछा है, BaSO4 का मास कितना होगा, ये वैल्यू आपको पूछा है x की। तो आइए देखते हैं, तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है BaSO4 का कितना मास होगा। अगर यहाँ पे हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को लगा देते हैं, तब आपको मैंने अभी भी बताया है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, रिएक्टेंट के मास को ऐड करेंगे, प्रोडक्ट के मास को ऐड करेंगे और x की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। सिंपल से कैसे कर सकते हैं हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे 20.8 प्लस 9.8 इज इक्वल टू 7.3 प्लस x, और हम लोग इसको कैलकुलेट करके क्या निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। कितनी आएगी x की वैल्यू, x की वैल्यू आएगी आपकी 23.3 ग्राम। तो ये BaSO4 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 23.3 ग्राम के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको इस लॉ से पूछे जा सकते हैं। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4.8 ग्राम ऑफ KClO3 when heated produced 1.9 gram of oxygen and the residue KCl left behind 2.9 gram. Which law of chemical combination is illustrated? सिंपल सी बात बता रहा है, पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन में या इस केमिकल रिएक्शन में कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है। तो बहुत ही सिंपल है इसको जानना। पहले तो हम लोग रिएक्शन लिख लेते हैं कि रिएक्शन क्या हो रही है। इस रिएक्शन में बोला है KClO3 को हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। जब हम लोग इसको हीट कर रहे हैं तो हमको क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है और साथ में क्या मिलता है, KCl मिलता है। ऑक्सीजन कितनी मिलती है हमको, 1.9 ग्राम मिलती है, और KCl हमको कितना मिल रहा है, KCl हमको मिल रहा है 2.9 ग्राम, और हमने KClO3 कितना लिया था, 4.8 ग्राम। तो देखिए यहाँ पर रिएक्टेंट का मास इक्वल टू प्रोडक्ट का मास, देखिए इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो कितना आ रहा है, 4.8 ग्राम आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो रिएक्टेंट का मास इक्वल टू प्रोडक्ट का मास आ रहा है। तो ये कौन से लॉ को फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये लॉ क्या हो जाएगा, आंसर आपका, आंसर में क्या लिख सकते हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये हुआ आपका पहला लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब आइए देखते हैं सेकंड लॉ, कॉपी कर लीजिए। तो आइए देखते हैं अब अगला लॉ है हमारा लॉ ऑफ डिफिनिट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अच्छा ये लॉ क्या बताता है, पहले एक स्टेटमेंट देख लेते हैं फिर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अ कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस बट द रेशियो ऑफ ईच कंपोनेंट बाय वेट remains same, that is it does not depend on the method of its preparation or the source from which it has been obtained। सुनिएगा ध्यान से, देखिएगा ये क्या बताया, ये स्टेटमेंट से हमको क्या पता चला। इससे हमको ये पता चला कि अगर आपके पास कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड को आप चाहे जिस भी सोर्स से लेके आओ या फिर जिस मेथड से बनाओ, को किसी भी कंपाउंड को बनाने के हजारों मेथड हो सकते हैं। तो आप लोग उस कंपाउंड को चाहे जिस भी मेथड से बनाओ, उसमें जो एलिमेंट के मास का रेशियो रहेगा ना, वो ऑलवेज फिक्स रहेगा। एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे हमारे पास H2O का एक मॉलिक्यूल है, वाटर की मैं बात करता हूं, यहाँ पे वाटर है। वाटर क्या होता है, वाटर होता है H2O। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन का मास है 2 और ऑक्सीजन का मास कितना है 16। इसका सिंपल रेशियो कितना हो जाएगा, 1:8 हो जाएगा। अब अगर वाटर आप लोग कहां से लेके आओ, सी वाटर लेके आओ, आप चाहे कुएं से पानी निकालो या हैंडपंप का पानी लो या नाले का भी पानी लो, कहीं का भी पानी लो, हर जगह के पानी में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होगा वो क्या रहेगा, वो 1:8 ही होगा। आप लोग पानी किसी भी मेथड से बनाओ, H2 + O2 की रिएक्शन करा के आप लोगों ने H2O बनाया, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन बनाओ, कोई भी रिएक्शन का यूज करो, कोई भी मेथड का यूज करो, किसी भी सोर्स से उस कंपाउंड को लेके आओ, लेकिन उस कंपाउंड में जो एलिमेंट होंगे उनके मास का रेशियो ऑलवेज फिक्स होगा, ऑलवेज
फिक्स होगा। बिल्कुल दिमाग में रख लो, ऑलवेज फिक्स होगा। क्लियर है ये बात? समझ में आया ये लॉ क्या बताता है? ये लॉ बताता है कि हमारे पास कोई भी जो कंपाउंड होगा वो चाहे जिस मेथड से बना हुआ हो या जिस भी सोर्स से बना हुआ हो, उसमें जो एलिमेंट रहेंगे उन एलिमेंट के जो मास का रेशियो रहेगा वो ऑलवेज क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। क्लियर है इतनी बात? ओके, आइए देखते हैं, इसका एक क्वेश्चन करते हैं। क्लियर? तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, SO2 गैस वाज प्रिपेयर्ड बाय। SO2 गैस को हम लोग कई मेथड से बना रहे हैं। पहला मेथड है बर्निंग सल्फर इन ऑक्सीजन। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। SO2 गैस वाज प्रिपेयर्ड बाय, यहां पे SO2 गैस हम लोग बना रहे हैं। देखिए कई मेथड के थ्रू हम लोग SO2 गैस बना रहे हैं। बर्निंग सल्फर इन ऑक्सीजन, सल्फर और ऑक्सीजन को बर्न करके हम लोगों ने SO2 बनाया। दूसरा क्या है, रिएक्टिंग सोडियम सल्फाइड विद डाइल्यूट H2SO4, बर्न करके हमने क्या बनाया, हमने इसके थ्रू क्या बनाया, SO2 बनाया। इसके थ्रू हमने क्या बनाया, SO2 बनाया। हीटिंग कॉपर विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, इसके थ्रू भी हमने क्या बनाया, SO2 बनाया। अब आगे क्वेश्चन पूछ रहा है, इट वाज फाउंड दैट इन ईच केस, हर केस में हमने क्या देखा, सल्फर एंड ऑक्सीजन कंबाइंड इन द रेशियो 1:1। द डेटा इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ। आप लोग देखिए यहाँ पे जो SO2 बना, यहाँ पे जो SO2 बना, यहाँ पे जो SO2 बना, इन तीनों SO2 को अगर आप लोग देखो तो इस मास का रेशियो क्या है, सल्फर का SO2। अब देखिए सल्फर का मास कितना होता है 32, यहाँ पे ऑक्सीजन भी कितना होगा 32, तो इसके रेशियो की अगर मैं बात करूं तो कितना आएगा इसका रेशियो, 1:1 आएगा। मतलब आप लोगों ने चाहे तीन मेथड का यूज किया, तीन मेथड का यूज करके आप लोगों ने SO2 को बनाया, लेकिन बाद में जो आपको रिजल्ट मिला, जो डेटा मिला, उसमें सल्फर और ऑक्सीजन का रेशियो क्या आ रहा है, 1:1 आ रहा है। मतलब कहना है कि हर मेथड में जो एलिमेंट के मास का रेशियो है वो क्या है बेटा, फिक्स है। तो ये कौन सा लॉ होता है, कौन सा लॉ है? आपको यहाँ पे दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव में, आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं। कंजर्वेशन ऑफ मास का लॉ लगेगा, मल्टीपल प्रोपोर्शन का लॉ लगेगा, डिफिनिट प्रोपोर्शन का लॉ लगेगा, या रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का लॉ लगेगा। अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा है, लॉ ऑफ डिफिनिट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसमें आप लोगों ने क्या देखा है, आप लोग चाहे किसी भी मेथड से कंपाउंड को बनाओ तो कंपाउंड के जो एलिमेंट होंगे उनके मास का रेशियो ऑलवेज क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। यहां पर हम लोगों ने देखी SO2 गैस को बनाया है 3 मेथड से, और हर मेथड में जो रेशियो आया है सल्फर और ऑक्सीजन का वो 1:1 आया। तो ये कौन सा लॉ हुआ, दिस लॉ इज डिफिनिट प्रोपोर्शन। कौन सा लॉ हुआ ये, डिफिनिट प्रोपोर्शन। तो ये तो हुआ आपका लॉ ऑफ डिफिनिट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्टूडेंट देखते हैं अब नेक्स्ट लॉ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल से पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। इसको डाल्टन ने दिया था। स्टेटमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इफ 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, then the different masses of one element which combine with a fixed mass of other element bear a simple ratio to one another। देखिए स्टेटमेंट आपको तब समझ में आएगा जब आप लोग अब एक एग्जांपल को समझोगे। आप एक एग्जांपल को समझिएगा, उसके बाद ऑटोमेटिक आपको ये स्टेटमेंट समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने कार्बन की रिएक्शन कराई किससे, O2 से। कार्बन की रिएक्शन कराई O2 से, और कार्बन ने क्या बनाया, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। और फिर से हमने इसकी रिएक्शन कराई O2 से, तभी कार्बन ने क्या बनाया, CO2। अब देखिए, अब यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके CO बना रहा है, और ऑक्सीजन से ही रिएक्शन करके क्या बना रहा है, CO2 बना रहा है। तो अब देखिए, अब ये दोनों मिलके दो डिफरेंट कंपाउंड बना रहे हैं, दो डिफरेंट क्या बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं। अब इन दो डिफरेंट कंपाउंड में अगर हम एक कंपाउंड का मास क्या कर दें, फिक्स कर दें। एक का हमने क्या किया, कार्बन और ये कार्बन, ये देखिए इसमें ये कार्बन का और यहाँ पे इस कार्बन का, हम यहाँ पे देखिए मास सेम है। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, कार्बन के मास को क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। यहाँ पे कार्बन का मास कितना है, कार्बन का मास आपका यहाँ पे मान लीजिए 12 है।
तो देखिए इस कार्बन के मास को जब हम लोगों ने क्या किया, फिक्स किया है, तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन से कैसे, किस होल रेशियो में, और यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ये ऑक्सीजन से कैसे है, यहाँ पे 16 है ऑक्सीजन का मास, यहाँ पे कितना है O2 है, यहाँ पे क्या है 32 है। तब देखिए जब हम लोग एक एलिमेंट के मास को फिक्स कर देते हैं तो इन दोनों एलिमेंट का जो रेशियो आएगा 16 इंटू 32 जो रेशियो आएगा वो एक क्या आएगा, सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। अब इस स्टेटमेंट को देखिए समझिएगा। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इफ टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, दो एलिमेंट, एक कार्बन था और ऑक्सीजन था, मोर देन टू एलिमेंट बना, दो कंपाउंड बनाए, एक CO बनाया और एक CO2 बनाया। क्लियर है यहां तक? देन द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट, देखिए ये ऑक्सीजन के यहाँ पे मास क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट व्हिच कंबाइन विद अ फिक्स्ड मास, यहाँ पे देखिए कार्बन का मास क्या है, फिक्स है, कंबाइन विद अ फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट बियर अ सिंपल रेशियो टू वन अनदर, ये दोनों क्या कर रहे हैं आपस में, सिंपल रेशियो, यहाँ पे देखिए सिंपल रेशियो में है। क्लियर हुआ? मतलब कहने का कि अगर हम लोग कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं उनसे डिफरेंट कंपाउंड बनाते हैं, तो अगर एक एलिमेंट के मास को फिक्स कर दिया जाए तो जो दूसरा एलिमेंट का डिफरेंट मास होगा वो क्या होगा, वो सिंपल होल नंबर रेशियो में होगा। सिंपल होल नंबर रेशियो का मतलब क्या है, 1:2 हो गया या 1:3 हो गया या 2:3 हो गया, इस प्रकार से। ऐसा ना होगा कि 1:15 हो जाए, 1:11 हो जाए, इस प्रकार का रेशियो नहीं होगा। एक सिंपल होल नंबर रेशियो रहेगा, 1:3, 1:2, 2:3, इस प्रकार का सिंपल होल नंबर रेशियो रहेगा इन डिफरेंट आपके एलिमेंट के साथ। क्लियर है? समझ में आया स्टेटमेंट? अब एक एग्जांपल और देखते हैं, तब आप लोगों को शायद और अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं नाइट्रोजन जो फॉर्म करता है 5 डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड्स को फॉर्म करता है। देखिए यहाँ पे N2O, N2O2, N2O3, N2O4, N2O5, ऐसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की जब आपस में हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो ऐसे 5 डिफरेंट टाइप के हम लोगों को ऑक्साइड्स मिलते हैं। अब देखिए इन 5 डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड्स में नाइट्रोजन का मास क्या है, हर जगह फिक्स है, नाइट्रोजन का मास क्या है, हर जगह फिक्स है, और ऑक्सीजन का मास क्या है, चेंज हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पे नाइट्रोजन का मास क्या है, 2 पार्ट आपका क्या है, नाइट्रोजन है, और 1 पार्ट क्या है आपका ऑक्सीजन का है। 2 पार्ट नाइट्रोजन, 2 पार्ट आपका क्या है, ऑक्सीजन का है। क्लियर इतनी बात? आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन जो है हमारे यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन का क्या कितना होता है, 14 होता है एटॉमिक मास। यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो क्या होगा 28। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन कितना है, 28 पार्ट, और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 16 पार्ट। यहाँ पे नाइट्रोजन देखिए कितना है 28 पार्ट, अब ऑक्सीजन कितना हो गया है 32 पार्ट। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है 28 पार्ट, बट ऑक्सीजन कितना हो गया है 48 पार्ट। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है 28 पार्ट, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया है 64 पार्ट। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन फिर से कितना है 28 पार्ट, बट ऑक्सीजन कितना हो गया है यहाँ पे 5 हो गया है, तो कितना हो जाएगा 80 पार्ट। अब देखिए हम अकॉर्डिंग टू दिस लॉ यहाँ पे एक ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, डिफरेंट टाइप के कंपाउंड बना रहे हैं। अब अगर हम लोग एक कंपाउंड के मास को क्या कर दें, फिक्स कर दे, यहाँ पे देखिए हमने नाइट्रोजन के मास को क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है, इसको क्या कर दिया हमने, फिक्स कर दिया है। तब आप लोग यहाँ पे ऑक्सीजन में देखिए एक होल नंबर रेशियो आ रहा है, इन सब का रेशियो देखिएगा आप कितना होगा, ऑक्सीजन का रेशियो 16 रेशियो, 32 रेशियो, 48 रेशियो, 64 रेशियो, 80। तो देखिए वो कितना आएगा 1 रेशियो, 2 रेशियो, 3 रेशियो, 4 रेशियो 5। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंट जो मास के हम लोगों ने क्या लिया है, ऑक्सीजन लिया है, वहां पे इसका जो रेशियो आ रहा है वो क्या है, एक सिंपल होल नंबर रेशियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 1:2:3:4:5। ठीक, तो ये क्या है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। एक बार और जान लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है। एक एग्जांपल और हम देते हैं। मान लीजिए H2 है,
H2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, दो कंपाउंड बना रहा है। कौन कौन से कंपाउंड बना रहा है, एक तो H2O बना रहा है और एक क्या बना रहा है, H2O2 बना रहा है, हाइड्रोजन पर। अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन के मास को हमने क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है ना। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का मास देखिए, यहाँ पे क्या है, ये 16 है, यहाँ पे क्या है, ये 32 है। तो देखिए 16 × 32 कितना आया, 1:2 आया। तो इन दोनों के जो डिफरेंट मास है उनमें रेशियो कितना आ रहा है, 1:2 आ रहा है। तो मतलब कहने का इनका जो रेशियो रहेगा वो सिंपल होल नंबर रेशियो रहेगा। मतलब कहने का ऊट पटांग का कोई रेशियो नहीं होगा कि 1:15 आ जाए, 1:20 आ जाए, नो, सिंपल होल नंबर रेशियो रहेगा। स्टेटमेंट फिर से आप लोग देखिएगा, 2 बार 3 बार स्टेटमेंट को पढ़िएगा, एग्जाम्पल को समझिएगा, देन आपको ये ला बड़े अच्छे समझ में आ जाएगा। ओके, कॉपी कीजिए। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। कार्बन कंबाइंड विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म 3 कंपाउंड A, B एंड C। कार्बन और हाइड्रोजन को हम लोग मिलाते हैं और हमको 3 कंपाउंड मिलते हैं A, B एंड C। द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन A, B एंड C आर 25, 14.3 एंड 7.7 रिस्पेक्टिवली। व्हिच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज इलस्ट्रेटेड। तो देखिए, आइए इसको सॉल्व करते हैं, कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। सॉल्यूशन देखिएगा। इस सॉल्यूशन में देखिए कि हमारे पास कंपाउंड क्या है, कंपाउंड है A, B और C। तो देखिए हमारे पास 3 कंपाउंड हैं। अब यहां पे इस कंपाउंड में देखते हैं परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ क्लियर है, परसेंटेज ऑफ कार्बन को देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन हमारा है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, ए के पास कितना है 25 और यहाँ पे बी के पास 14.3, सी के पास 7.7। तो अगर मतलब 100 में से 25 पार्ट हाइड्रोजन के हैं तो कार्बन कितने होंगे, सिंपल निकाल सकते हैं हम लोग। 100 माइनस 25 कर देंगे, कितना आ जाएगा 75। यहाँ पे देखिए 100 माइनस 14.3 तो कितना आ जाएगा, तब हम लोगों को आ जाएगा 83.7। अब हम लोग यहाँ पे 100 माइनस 7.7 कर देंगे तब हमारे पास कितना आ जाएगा, तब हमारे पास आ जाएगा 92.3। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन और परसेंटेज ऑफ कार्बन मिल गए। मतलब ये A, B, C 3 कंपाउंड है। इन 3 कंपाउंड में अगर 25 पार्ट 25 पार्ट हाइड्रोजन के हैं तो 75 पार्ट कार्बन के होंगे, 14.3 पार्ट हाइड्रोजन के हैं तो 83.7 पार्ट कार्बन के होंगे, 7.7 पार्ट अगर हाइड्रोजन के हैं तो 92.3 पार्ट आपके कार्बन के होंगे। क्लियर। अब अच्छा, अब हमको इन दोनों में से कोई एक मास को तो फिक्स करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं, हाइड्रोजन के मास को हम लोग क्या कर दें, फिक्स कर दें। तो अगर हाइड्रोजन के मास को हम लोग फिक्स करें तो फिक्स करें क्या कि देखिए 25 पार्ट में तो 75 है, तो एक पार्ट हाइड्रोजन में कितने कार्बन की हमको जरूरत पड़ेगी, निकाल लेते हैं। देखिए तो आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 25 पार्ट हाइड्रोजन में कितना है कार्बन आपका, 75 पार्ट कार्बन है। तो 1 पार्ट में कितना होगा, 1 पार्ट हाइड्रोजन में कितना होगा, 75/25 कितना है, 3 पार्ट कार्बन आया। ओके, ये तो किसके लिए है, फॉर कंपाउंड ए के लिए है। अब किसके लिए, फॉर बी, कंपाउंड बी के लिए देखिएगा 14.3 पार्ट हाइड्रोजन में देखिए कितना है, 83.7 पार्ट कार्बन। इसके 1 पार्ट हाइड्रोजन में देखिए, 1 पार्ट हाइड्रोजन में देखेंगे तो 83.7 डिवाइड बाई 14.3। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 6 पार्ट कार्बन। क्लियर है। अब देखिए आगे इसको देखते हैं। अब फॉर सी के लिए अगर हम लोग देखें तो सी के लिए देखिए 7.7 पार्ट हाइड्रोजन के लिए कितने कार्बन की जरूरत है हमको,
92.3 पार्ट कार्बन। अब 1 पार्ट के लिए इसके देखिए, 1 पार्ट हाइड्रोजन के लिए देखिए कितना हो जाएगा, 92.3 अपान 7.7, तो आएगा ये आपका 12 पार्ट कार्बन आ गया। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, एक का जो मास है, एक एलिमेंट के मास को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन को 1 कर दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन को 1 कर दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन को 1 कर दिया। हम अब कार्बन का देखिए डिफरेंट मास है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 12 है। अब हमको चेक करना है कि 3, 6, 12 क्या सिंपल होल नंबर है, तो देखिए 3, 6, 12 कितना आ जाएगा, 3 1 3, 2 6, 1:2:4 सिंपल होल नंबर रेशियो है डिफरेंट कंपाउंड का। तो ये कौन सा लॉ को फॉलो कर रहा है, ये सिंपल कौन से लॉ को फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को। कौन से लॉ को ये फॉलो किया, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट का जो मास आया वो कितना आया, सिंपल होल नंबर रेशियो 1:2:4 आया। ओके ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अच्छा, इस लॉ को थोड़ा सा दिमाग से बिल्कुल खोल कर समझिएगा, थोड़ा सा ट्रिकी है, कहीं ना कहीं कुछ डाउट रह जाते हैं बच्चों के दिमाग में। देखिएगा, बहुत धीरे धीरे समझिएगा, पूरा लॉ समझ में आएगा। आइए पहले तो स्टेटमेंट देखते हैं, लेकिन स्टेटमेंट देखने के पहले आप लोग एक एग्जाम्पल देखो, उसके बाद आपको ये स्टेटमेंट समझ में आएगा। तो जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूं, अगर हमारे पास कोई 2 एलिमेंट है, मान लीजिए एक एलिमेंट है ए और एक एलिमेंट है बी, क्लियर है, ए और बी कोई 2 एलिमेंट हैं, और ये दोनों एलिमेंट एक सेम एलिमेंट के साथ, ये ए सी के साथ और यहां पे ये बी सी के साथ, ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट सेम एलिमेंट के साथ, इस एलिमेंट भी सेम है, यहां पे इस एलिमेंट का मास भी दोनों जगह इक्वल है, क्लियर है। अब मान लीजिए ये बनाया AC बनाया और यहां पे ये क्या बनाया, BC बनाया, क्लियर। AC के बनने में मान लीजिए जो A और C के बीच में जो रेशियो था उसमें A कितना था, A था X, और B और C जब बना तो B का रेशियो कितना था, B का रेशियो मान लीजिए यहां पे था Y। तो जब A और B आपस में जुड़ेंगे, A और B क्या होंगे, जब आपस में जुड़ेंगे तो ये X और Y रेशियो से ही आपस में जुड़ेंगे। समझ में आया, मतलब 2 डिफरेंट एलिमेंट को सेम एलिमेंट के साथ हम लोगों ने क्या कराया, रिएक्शन कराया, 2 डिफरेंट कंपाउंड बने। यहां पे ये जो C लिया है, यहां पे C दोनों जगह सेम मास का भी होना जरूरी है, एलिमेंट तो सेम लेकिन दोनों का मास भी सेम होना चाहिए। हमने AC एक कंपाउंड बनाया, एक कंपाउंड BC बनाया, तो AC कंपाउंड में जो X का रेशियो, जो A का रेशियो था वो X था और जो B का रेशियो था वो Y था। तो अगर कभी भी A और B आपस में जुड़ेंगे तो X और Y के रेशियो में ही जुड़ेंगे। अब आइए देखिए, आप एक और एग्जांपल के थ्रू समझिएगा। अब मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल में 2 डिफरेंट एलिमेंट है, एक है कार्बन एक है हाइड्रोजन, क्लियर। कार्बन की रिएक्शन मैंने किसके साथ कराई, O2 के साथ कराई मान लीजिए, और यहां पे हाइड्रोजन की रिएक्शन भी मैंने किसके साथ कराई, O2 के साथ कराई, क्लियर है। यहां पे क्या बना, CO2 बना, यहां पे क्या बना, H2O बना, यहां पे CO2 बना, यहां पे H2O बना। लेकिन यहां पे इन दोनों पे देखा जाए तो ये जो ऑक्सीजन का मास है यहां पे दूसरा है, यहां पे दूसरा, तो हम दोनों को यहां पे क्या करना पड़ेगा, सेम मास करना पड़ेगा। यहां पे देखिए कार्बन 12 है और ऑक्सीजन कितना है 32, लेकिन यहां पे हाइड्रोजन कितना है 2 है, लेकिन ऑक्सीजन कितना है 16। तो दोनों को 32 करना पड़ेगा, इसका मास भी सेम होना चाहिए, सेम एलिमेंट है और मास भी क्या होना चाहिए
सेम होना चाहिए ना इस कंपाउंड में, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये 32 है तो इसको भी 32 करना पड़ेगा। कैसे कर सकते हैं, 2 का मल्टीप्लाई करा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 4:32 आ गया। 32 ऑक्सीजन इधर, 32 ऑक्सीजन इधर। तो यहां पे देखिए आप लोग, कार्बन का जो परसेंटेज आया है, कार्बन का जो रेशियो आया है वो कितना आया है, 12 आया हुआ है। यहां पे देखिए हाइड्रोजन का जो रेशियो आया है वो कितना आया हुआ है, 4 आया हुआ है। क्लियर है। तो जब भी, अब देखिए अब ये कार्बन क्या है 12 और हाइड्रोजन कितना है 4, तो अगर कभी भी कार्बन और हाइड्रोजन आपस में जुड़ेंगे तो क्या होगा उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए C और H, यहां पे देखिए क्या बनाएगा CH4। अब CH4 में आप सिंपल देख सकते हैं, यहां पे कार्बन 12 है, यहां पे हाइड्रोजन क्या है 4 है। और ये कंपाउंड आप वो लोग देखते हुए होंगे, मेथेन होता है। समझ में आया क्या बता रहा है ये लोग, कोई डिफरेंट एलिमेंट अगर सेम मास के सेम एलिमेंट से मिलकर कोई कंपाउंड बनाते हैं तो उस कंपाउंड के बनने में जो रेशियो होता है, यहाँ पे कार्बन का रेशियो 12 है, यहाँ पे हाइड्रोजन का रेशियो क्या है 4, लेकिन जिस समय ये कार्बन और हाइड्रोजन आपस में मिलेंगे ना तो इसी रेशियो के साथ मिलेंगे। यहाँ पे जब कार्बन और हाइड्रोजन को आपस में मिलाया गया तो क्या बनाया CH4, रेशियो देखिए 12:4 आ गया। तो ये है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल। अब इसका स्टेटमेंट आप देखिए, इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ 2 एलिमेंट्स A and B which combine separately with a fixed weight of the third element, fixed weight of the third element, oxygen, fixed weight 32, fixed weight 32, third element C is either the same or some simple multiple of the ratio of the weights in which A and B combine directly with each other। तो A और B डायरेक्टली उसी रेशियो के साथ आपस में क्या होंगे, कंबाइंड होंगे। यहाँ पे देखिए 12 और 4 था, तो यहाँ पे जब कार्बन और हाइड्रोजन आपस में मिले सेम रेशियो है, देखिए 12:4, मेथेन बन गया आपस में। ये चीज समझ में आई। चलिए इसको कॉपी कीजिए, एक और एग्जांपल फिर देखिएगा।